अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेट का थोड़ा सा इशू बन गया था, क्लास वेट। चलिए आज हम लोग स्टार्ट लेंगे। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछें। तो लास्ट लेक्चर हमने लिया था हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था इस पे कॉस्ट पे। ठीक है, कॉस्ट बिहेवियर हम डिस्कस कर रहे थे और हमने सिर्फ दो कॉस्ट डिस्कस की थी, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वहीं से मैं दोबारा लेता हूँ। देखिए, कॉस्ट बिहेवियर की हम बात कर रहे थे। There are four cost behaviors. First is fixed cost. इसके बारे में हमने पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट which remained constant irrespective of production. Irrespective of production, चाहे वो प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो, कॉस्ट में कोई चेंज ना आए, उस कॉस्ट को हम नाम देते हैं फिक्स कॉस्ट। और कल हमने इसका चार्ट भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर को। यानी एक्स एक्सिस में अगर हम यूनिट्स लें और वाई एक्सिस में अगर हम टोटल कॉस्ट लें, टोटल कॉस्ट इलस्ट्रेट करवा रही है, दैट रिप्रेजेंट अ फिक्स कॉस्ट। ठीक है, नंबर 2 आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब व्हाट इज अ वेरिएबल कॉस्ट? Which is a cost tends to change. यानी ये इसके अंदर टेंडेंसी है चेंज होने की, tends to change with the level of output in direct proportion और सबसे अहम वर्ड जो है इस डेफिनेशन में, and that is with equal ratio. अब इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इसके तमाम वर्ड्स को देखिए। पहले वो लिख रहे हैं कॉस्ट टेंड्स टू चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी अगर लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है, प्रोडक्शन चेंज होती है, तो कॉस्ट में भी चेंज आएगी। ये टोटल कॉस्ट की बात हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपने मैथमेटिक्स में दो प्रोपोर्शन पढ़े हैं, डायरेक्ट और इनवर्स। यानी जब एक वेरिएबल इंक्रीज हो और उसके इंक्रीज होते ही दूसरा भी इंक्रीज हो जाए, इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो और उसके रिजल्ट में दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो, उसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं या इनडायरेक्ट एडवर्स कहते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी इसका मतलब कि अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट भी कम होगी। दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हाँ, अब बहुत अहम चीज ये है, ये प्रोपोर्शन इक्वल रेशियो से होगा, विद इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो का क्या मतलब है? अगर मेरा एक यूनिट पर 5 रुपीज कॉस्ट बढ़ती है तो हर अगले यूनिट पर 5 ही बढ़ेगी। यानी ये नहीं हो सकता कि उसके डिमांड डिफरेंस क्रिएट हो।
The increase in price should be equal. In simple words, unit cost shall remain constant. Unit cost shall be constant. जो यूनिट कॉस्ट है वो चेंज नहीं है, वो हमारी सेम रहेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप एक यूनिट बना रहे हैं और इस पे हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो 60 रुपीज है। अब अगर मैं 10 यूनिट्स बनाऊंगा तो कॉस्ट 600 हो जाए। अगर मैं 100 यूनिट बनाऊंगा तो कॉस्ट 6000 हो जाए। यानी किसी भी लेवल पे जाकर अगर मैं यूनिट कॉस्ट निकालूं तो यू कैन सी द यूनिट कॉस्ट शैल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका जो चार्ट है वेरिएबल कॉस्ट का, वो भी देख लेते हैं। अगर यहां मैं लूं यूनिट्स और यहाँ लूं टोटल कॉस्ट, जैसे यहाँ पहले ली थी ये यूनिट और टोटल। अब चूंकि यहाँ पर वो कह रहा है कि कॉस्ट टेंड टू चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इसका मतलब जब जीरो प्रोडक्शन थी तो कॉस्ट जीरो थी, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी कॉस्ट बढ़ती जाएगी और इक्वल रेशियो से होगी, इसलिए एक लीनियर कर्व बनेगा, ओरिजिन से निकलेंगे और लीनियर। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और अगर इक्वल ना हो तो ये कभी भी इस तरह स्ट्रेट नहीं जा सकते। ठीक है, देन आगे बढ़िएगा नेक्स्ट में। अच्छा, एक चार्ट में और बनाऊंगा इसमें वेरिएबल। अगर हम अब एक्स एक्सिस पर एक्स लें और यहाँ पर वाई एक्सिस में यूनिट कॉस्ट लें, यूनिट कॉस्ट कल हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, और अगर ये स्ट्रेट कर्व हो तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। अब इस ग्राफ में और इस चार्ट में क्या फर्क नजर आया? हालांकि ये भी बिल्कुल सेम है और हम इसको फिक्स कह रहे हैं और इसको हम वेरिएबल कह रहे हैं, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट सेम रहती है और वेरिएबल में यूनिट कॉस्ट। इसलिए कॉस्टिंग में हम ये अज्यूम करते हैं, ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि आपकी टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट shall not change, यानी fixed cost in total and variable cost per unit assume not to change। ये दो मेजर कॉस्ट है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिर थर्ड कॉस्ट आ जाती है which is known as semi variable cost। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? सेमी कहते हैं नॉर्मली हाफ को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आधी कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है। हम इसको डिफाइन करते हैं द एलिमेंट which contains both या which comprised of both fixed and variable costs। Fixed and variable cost characteristics, यानी एक ही कॉस्ट एलिमेंट जिसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद। मिसाल के तौर पे यूटिलिटी बिल्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आता है,
इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल में हम इसको सेमी वेरिएबल क्यों कहते हैं कि अगर मैं इसमें से एक यूनिट भी यूज ना करूं, पूरा मंथ बिजली को यूज ना करूं, इलेक्ट्रिसिटी यूज ना करूं, तो मुझे बिल नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक फिर भी बिल आता है, एक फिक्स्ड अमाउंट आती है जिसको हम कहते हैं लाइन रेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर जितने जितने मैं बिल यूज करता जाऊंगा तो रेट बढ़ता जाएगा, तो उसके बाद फिर हमारी यूजेज बिल आता है। इसमें ये जो पोर्शन है ये फिक्स बन जाएगा, ये हर हाल में देना ही देना है, चाहे मैं यूज करूँ या ना, और ये तब करूंगा जब यूज करूंगा, उतना दूंगा जितना मैं यूज कर रहा हूँ। दिस इज वेरिएबल, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम कर्व बनाए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ अगर हमने यूनिट्स और टोटल कॉस्ट, जैसे भी हमने बात की कि सेमी वेरिएबल वो कॉस्ट है जिसमें फिक्स्ड भी है वेरिएबल भी है। जब आपका 0 यूनिट होगा, 0 यूनिट, कॉस्ट तो इनका करनी पड़ेगी, ये मेरी यानी ये फिक्स कॉस्ट है, 0 पे इतनी कॉस्ट होगी, उसके बाद जैसे जैसे यूनिट बनाता जाऊंगा कॉस्ट मेरी इंक्रीज होती जाएगी, ये ओरिजिन से नहीं निकलती, यानी ये वेरिएबल कॉस्ट की तरह है, लेकिन ये ऑब्वियसली स्टार्ट होगी फ्रॉम फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फोर्थ एंड लास्ट कॉस्ट इज स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ये भी फिक्स कॉस्ट है लेकिन ये स्टेप्ड है, एक स्पेसिफिक लेवल के बाद इसने इंक्रीज होना और फिर फिक्स हो जाएगी। बाय नेचर ये है फिक्स। द कॉस्ट remain fixed up to a certain level of output then increased and again remained constant till the next level of output and so on. So it means कि ये एक ऐसी कॉस्ट है जो है तो फिक्स्ड और वो फिक्स ही रहेगी, लेकिन एक लेवल तक फिक्स रहेगी, एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट तक फिक्स रहेगी। जैसे उस लेवल से आप ज्यादा बढ़ेंगे तो आपको एकदम कॉस्ट और इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसे ये देखिएगा, जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड करता जाता है हमें कॉस्ट बढ़ानी होती है, वो स्टेप कॉस्ट होती है OXY। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट की, ये फिक्स कॉस्ट है यहाँ तक, उसके बाद एकदम बढ़ेगी और उसके बाद कॉस्ट फिक्स हो जाएगी और नेक्स्ट लेवल तक फिर कॉस्ट बढ़ेगी और फिर ये नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। ये स्टेप बनाती जाती है, इसी वजह से हम इसको फिक्स कॉस्ट का नाम देते हैं। और यहाँ मैंने उसी तरह लिया टोटल यूनिट्स और यूनिट्स, ठीक है। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो सुपरविजन कॉस्ट है, इसको सुपरविजन कॉस्ट कहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में, खासतौर पे फैक्ट्रीज की अगर बात करूं, हर फैक्ट्री में सुपरवाइजर्स होते हैं और एक सुपरवाइजर नहीं होता, एक से ज्यादा होता है, क्योंकि एक सुपरवाइजर जो है वो सारी फैक्ट्री को
सुपरवाइज नहीं कर सकता। सुपरवाइजर्स का काम होता है लेबर को सुपरविजन देना, उन पर जिसको कहते हैं ना कड़ी नजर रखना, जो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे वो। तो हर कंपनी की पॉलिसी है, सपोज हम कहते हैं कि कंपनी की पॉलिसी है कि 10 लेबर्स पर 10% पर 10 वर्कर्स पर 1 सुपरवाइजर होना चाहिए। सुपरवाइजर अगर इस वक्त कंपनी के पास 75 वर्कर्स हैं, इसका मतलब 8 सुपरवाइजर है। कि अगर ये 76 हो जाएंगे तब भी 8 रहेंगे, 79 तक जाएंगे तब भी 8 होंगे, लेकिन जैसे ही 81 होंगे, 81 वर्कर, मुझे एक सुपरवाइजर और हायर करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट जो है वो एक लेवल के बाद इंक्रीज होगी और फिर फिक्स हो जाएगी, फिर अगले लेवल पर दोबारा ये कॉस्ट इंक्रीज। ठीक है, इसकी जो सैलरी है वो मंथली बेसिस होती है, हम इसको फिक्स लेते हैं सुपरवाइजर मंथली सैलरी। ये हमारी 4 कॉस्ट हैं जो कॉस्ट बिहेवियर के पॉइंट से हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। ठीक है, इससे पहले हम बाकी प्रोडक्शन नेचर वगैरह तो पढ़ चुके हैं, सिर्फ बिहेवियर रहेगी। अच्छा, अब इससे आगे मूव करेंगे नेक्स्ट में, इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे जी, बहुत अहम टॉपिक, बहुत अहम चीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये अक्सर क्वेश्चन में आती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो अलग है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट अलग है। लेकिन अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट पढ़ लें तो सब कुछ कवर होता है। सोल्ड स्टेटमेंट एक तो सीजीएस होती है ना, सिंपल ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये तो आपकी सीजीएस जो है वो तो ट्रेडिंग बिजनेस में है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सीजीएस जो है पूरी स्टेटमेंट होती है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हो और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट आएगी उसकी तरफ जाने से पहले हम एक फ्लो चार्ट को डिस्कस करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो आपको पहले आपको मिलेगा एक स्टोर, सीक्वेंस के पॉइंट से बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल। एक स्टोर होता है जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल स्टोर। जितना भी रॉ मटेरियल है हमारा यहाँ पर मौजूद होता है। उसके बाद फिर हमारा ये पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें एक नहीं, ये ना समझे कि एक इसमें डिपार्टमेंट होता है, इसमें कई डिपार्टमेंट, ये सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं। और आखिर में ये हमारा फिनिश गुड्स होता है, ये भी स्टोर होता है। आप किसी भी बड़ी फैक्ट्री में, मेन फैक्ट्री में विजिट कर लें जहाँ कंट्रोल सिस्टम होगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आप देखेंगे जिस गेट से रॉ मटेरियल इन होता है उस गेट से रॉ फिनिश गुड्स आउट नहीं हो सकती, इसका सेपरेट होता है। यदि एक गेट से इन होगी और दूसरे से आउट होगी तो रॉ मटेरियल को बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है, फिनिश गुड्स को बिल्कुल सेपरेट। तो बेसिकली यहाँ से अगर आप देखें, सबसे पहले आप परचेज करते हो गुड्स, जिससे सप्लायर से, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है सप्लायर्स। सप्लायर्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, नॉट अ सिंगल सप्लायर, सप्लायर्स। फिर रॉ मटेरियल से आप प्रोडक्शन में देते हैं, वहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट तैयार होने के बाद फिनिश गुड्स जाती है, फिनिश गुड्स के बाद ये प्रोडक्ट कस्टमर्स। अब देखें, अब एक डेफिनेशन एक बुक में मैंने पढ़ी, वो इस तरह में लिखता है, द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर आफ्टर चेंजिंग इट्स शेप इज नोन एज प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। यानी जिस वक्त आप गुड्स पहले लेते हो सप्लायर से, सप्लायर से जब ले रहे हो किस फॉर्म में ले रहे हैं, रॉ मटेरियल फॉर्म में, और फिर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो किसको, कस्टमर को। गुड ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर आफ्टर चेंजिंग द शेप
यानी शेप चेंज करने के बाद, शेप चेंज हो गई क्योंकि जब आपने खरीदा था वो कुछ और शेप में थी, जब आप सेल कर रहे हो तो उसकी शेप टोटली चेंज हो चुकी है। इसको मैन्युफैक्चरिंग का नाम देंगे। प्रोडक्ट जब तक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर याद रखिएगा कि आपका शेप चेंज नहीं होती, जिस फॉर्म में लेते हो उसी फॉर्म में आगे फिनिश गुड्स के सॉरी कस्टमर को ट्रांसफर कर देते हैं। ये दोनों में बेसिक फर्क है। वहां तो इसलिए हम और सिंपल लगाते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सीजीएस। अब ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट है कॉस्टिंग में, ये एनुअल बेसिस पे तो बनती बनती है, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं मोस्टली मंथली बेसिस पे बनाते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन वीकली बेसिस पे बना रही है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि कई ऑर्गेनाइजेशन वीकली बेसिस पे बना रही है, डिपेंडिंग पे उनका टर्न आउट क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पर जो भी है, साल ले लें, मंथ ले लें, वीक ले लें, डज नॉट मैटर। मेन इशू ये कि आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है और उसकी तरफ आना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा। जब भी कोई भी मंथ स्टार्ट होता है या ईयर स्टार्ट होता है या वीक स्टार्ट होता है, तो आपके स्टोर जो है वो खाली तो नहीं होगा ना, रॉ मटेरियल में कुछ ना कुछ स्टॉक मौजूद होगा। रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल में कुछ ना कुछ स्टॉक मौजूद होगा जिसको आप ओपनिंग स्टॉक करना होगा, जो कि पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक था, इस पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बनाएगा। मैं ये लिखूंगा ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। अब यहाँ पर जो मैं अमाउंट्स ले रहा हूँ यकीनन वो फिक्टिशियस हैं, लेकिन ये है कि इससे अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी आपको। सपोज आपका जो रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंटरी है वो 17,000 मौजूद है। मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि देखिए, हमारा जो प्रिंसिपल चलता है प्रोडक्शन के अंदर या रॉ मटेरियल के अंदर, इवन फिनिश गुड्स के अंदर, तीनों जगह पे वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है। यानी जो मटेरियल हमने पहले खरीदा उसको पहले यूज करेंगे। प्रोडक्शन में जो यूनिट पहले आपने रिसीव किए हैं रॉ मटेरियल से, उसको पहले प्रोड्यूस करेंगे। फिनिश गुड्स में जो गुड्स आपने पहले तैयार किए हैं उसको फर्स्ट आप प्रेफरेंस देंगे कि ये सेल हो। तो लिहाजा जो ओपनिंग स्टॉक है वो कॉस्ट का हिस्सा मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ये पहले सबसे पहले मेरा यूज होगा। और आप ये मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ चुके हो इंट्रो लेवल में, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंटरी के बाद अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या पूरे महीने ये ओपनिंग स्टॉक ही रहेगा? नहीं। अगर मैं एक मंथ की बात कर रहा हूँ तो पूरे महीने में कोई ना कोई रॉ मटेरियल तो आपने खरीदा होगा ना, तो वो भी इसमें प्लस कर दें। ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ये चूंकि आप ये भी फर्दर माइंड में रखते हैं कि ये जो मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ ये आपकी समराइज स्टेटमेंट है, ठीक है। ये नहीं है कि वो सारा का सारा एक ही टाइम में मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है। और ये सारा हो ही नहीं सकता है कि स्टोर हो ही नहीं सकता, वो साथ साथ यूज होता जाता है, वो बाद में हम तो समराइज बना रहे हैं। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब पूरे मंथ में मैं आपसे कहता हूँ जी कि हमने 95,000 रुपीज की रॉ मटेरियल परचेज किया है। और ये सारा कॉन्सेप्चुअल है, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ 112,000। इसको क्या नाम देंगे, गौर से देखिए। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी मौजूद है, मैंने मजीद रॉ मटेरियल भी बाय कर ली। ये सारा का सारा मटेरियल जो मेरे पास पड़ा हुआ है 112, जो एक्चुअली एक टाइम में मौजूद नहीं होगा, लेकिन इस समय मैं कह रहा हूँ 112,000 का जो मटेरियल मौजूद है मेरे पास, ये किसके लिए है? इन ऑर्डर टू यूज इन प्रोडक्शन, इन ऑर्डर टू यूज इन प्रोडक्शन। तो लिहाजा इसको हम नाम देते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। यहाँ पर अब हम इसको ये बता रहे हैं अभी कि ये जो 112,000 का टोटल मटेरियल जो हमने खरीदा था, ये सारा मटेरियल वो है जो हमने हमारे पास मौजूद है कि हम इसको यूज के लिए रखें। अभी यूज हुआ नहीं, ये याद रखिएगा, अभी ये यूज हुआ नहीं। उसके बाद लेस। अच्छा अच्छा, मंथ एंड होता है, क्योंकि हम मैंने बताया हम समराइज बना रहे हैं, साथ साथ यूज तो होता जाएगा ना। मंथ एंड पे देखेंगे क्या रॉ मटेरियल खत्म हो चुका है? नहीं।
कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स मंथ के एंड पे भी मौजूद होगा। दिस इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। और ये क्लोजिंग स्टॉक मेरी कॉस्ट का हिस्सा नहीं हो सकता। वजह अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल में फर्दर भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन चलो मैं पहले लिख लूँ। पहले एक और चीज बता दूं, तो मैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरी लेस कर देता हूँ। क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंटरी हम कहते हैं जी हमारे पास 20,000 अभी भी रॉ मटेरियल मौजूद है। तो फिर ये जो डिफरेंस आ रहा है 92,000 का, ये डिफरेंस क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यानी इन सिंपल वर्ड्स मैं जब कह रहा हूँ 112,000 का मटेरियल मेरे पास अवेलेबल था यूज के लिए, उसमें 20,000 का यूज नहीं हुआ, जो क्लोजिंग इन्वेंटरी में यकीन वो यूज नहीं हुआ, तो रिमेनिंग जो 92,000 है उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ ना कि दिस मटेरियल हैज बीन यूज्ड। इसको हम मटेरियल यूज भी कहते हैं, इसे हम मटेरियल कंज्यूम्ड भी कहते हैं, इवन इसे हम डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं डायरेक्ट मटेरियल। और इसी का एक नाम और भी लिख रहा हूँ, और इसको कहते हैं मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस। मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस में गया ना, इस वजह से। ये भी पहला हिस्सा मैंने किया मटेरियल का पोर्शन। ओके, अब ये जितना मटेरियल हमारा कंज्यूम हुआ है, जो कि 92 मेरी स्टेटमेंट में शो हो रहा है, वो यहाँ आ चुका है। क्या मटेरियल जिस वक्त प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा, क्या ये खुद ब खुद तैयार होकर फिनिश गुड्स में जा सकता है? आंसर इज नो। आई नीड लेबर जो इस मटेरियल को कन्वर्ट करेगी फिनिश गुड्स में। जिस लेबर के अंदर कुछ स्किल लेबर भी हो सकती है, कुछ सेमी स्किल्ड भी हो सकती है, कुछ अनस्किल्ड भी हो सकती है। और इसी तरीके से अगर लेबर भी मुझे मिल जाए, मटेरियल और लेबर मैं कहता हूँ जी मिलकर प्रोडक्शन को तैयार कर सकते हैं, नहीं। आई नीड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, दैट मींस आई नीड मशीन्स, आई नीड इलेक्ट्रिसिटी, आई नीड फैक्ट्री, आई नीड अदर यानी फैसिलिटेटिंग थिंग्स। ये सारी चीजें मुझे चाहिए किस पर्पस के लिए? ताकि इसको यूज करके मैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सकूं फिनिश गुड्स में। ठीक है, जिसके थ्रू मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, लिहाजा यहाँ पर जो पहली कॉस्ट हमारी लगती है मटेरियल के अलावा, वो लेबर है। ठीक है, लेबर। तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा डायरेक्ट लेबर। ऐड करूंगा डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर सपोज मेरा 60,000 है, यानी 92,000 के रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60,000 की लेबर कॉस्ट लगानी पड़ी। और यहाँ पर जो वर्ड है वो डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर नहीं है। यानी हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट which can be directly attributable to the product cost, जिसको हम डायरेक्टली प्रोडक्ट कॉस्ट को एट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट लेबर को ऐड किया, दैट इज 102,000। ये जो कॉस्ट आ रही है, दिस इज नॉट एज प्राइम कॉस्ट, इसको हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, व्हाट इज अ प्राइम कॉस्ट? प्राइम का लफ्ज निकला है इब्तिदा से, आगाज से, और ये इब्तिदाई कॉस्ट है
यानी जब भी आप प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो मटेरियल और लेबर की कॉस्ट जो है वो प्राइमरी कॉस्ट कंसिडर होगी, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होगी, और ये याद रखिएगा प्राइम कॉस्ट इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि गौर से देखो, अभी आपने सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल लिया और डायरेक्ट लेबर लिया है। फैक्ट्री ओवरहेड में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे ही इनडायरेक्ट होते हैं, अगर कोई डायरेक्ट है तो वो भी ऊपर आ चुका होता है। लेकिन यहाँ पर आगे मूव करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे हम फर्दर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अच्छा, इसको आगे बढ़ने से पहले यहाँ रुकूंगा और मैं यहाँ आता हूँ तीन कॉस्ट की तरफ। तीन ही एलिमेंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है डायरेक्ट लेबर, और एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहते हैं। ये प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं, इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं। इसको तीन हम डिफरेंट नाम देते हैं। अब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जब हम कंबाइन करते हैं, इट इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट, अभी हमने पढ़ा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट लेबर और एफओएच को ऐड कर लें, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में नजर नहीं आएगा आपको, वो तो ओवरऑल ऐड हो रही होती है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चल रही होती है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि डायरेक्ट लेबर एफओएच को इकट्ठा करें तो उसको क्या नाम देते हैं? दिस इज नॉन एज कन्वर्जन कॉस्ट। और इस कॉस्ट को हम कन्वर्जन कॉस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज लेबर एंड एफओएच इन कॉम्बिनेशन कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। यानी लेबर और एफओएच मिलकर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको नाम देते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। अब यहाँ पर दोबारा